सेल साइकिल के 5वें लेक्चर में सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम में हम लोग साइक्लिन सीडीके का रिलेशनशिप और कैसे ये एक्चुअली एग्जीक्यूट करता है, क्या इसके रेगुलेशंस हैं, उसके कुछ बेस जो है वर्क है उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो आप साइक्लिन सीडीके के रिलेशनशिप को देखने के लिए ये समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज जो है वो बनता है, बिगड़ता है, ठीक है ना। कोई भी चीज है ना, मान लो कि ये साइक्लिन है। इस साइक्लिन का जीवन का 2 चक्र होगा, एक सिंथेसिस ऑफ साइक्लिन और दूसरा डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन, अर्थात कि साइक्लिन का निर्माण और साइक्लिन का विनाश। कोई भी चीज हो, कोई भी, चाहे सीडीके हो, उसका भी सिंथेसिस, तो फिर डिग्रेड, ये जो क्रम है ये क्रम हमेशा चलते रहता है। तो आज का जो हमारा क्लास है उस क्लास में आप देखेंगे ये साइक्लिन सीडीके कैसे बनते और कैसे बिगड़ते हैं, क्योंकि इनके बिना हम बहुत समझ नहीं पाएंगे चीजों को। तो आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण है आपके सोच को एक विकसित। इसको देखने के लिए हमें चीजों समझना पड़ता है। समझना कैसे पड़ता है, अब आप देखिए, गौर करिए मैं क्या बता रहा हूं। मान लो कि हम एक जीवन साइकिल, जीवन फेज है और एस फेज है, ठीक है। इन दोनों फेज में 2 अलग अलग साइक्लिन सीडीके का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब सोचो हम लोग जीवन से आगे बढ़ रहे हैं एस फेज की ओर, तो यहां पर कौन सा साइक्लिन सीडीके का सिंथेसिस बढ़ना शुरू होगा, वो हम लोग कहते हैं एस सीडीके का सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा। एस सीडीके मतलब साइक्लिन ई एंड CDK2, इसका सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा। इसका हम लिखेंगे यहां पर बायोसिंथेसिस ऑफ SCDK। लेकिन यहीं पर कौन सा साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स है जो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। अभी तक जो यहां पर बहुत ज्यादा था वो डिग्रेड होना शुरू होता है। मैमल्स में देख रहे हैं G1S CDK, जिसके अंदर में हम लोग साइक्लिन D एंड CDK4 और 6 को देखते हैं। इनका क्या होना, काम शुरू हो जाएगा, डिग्रेडेशन। एकदम क्लियर कट है कि अब ये डाउनफॉल की ओर जा रहे हैं और SCDK जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है। यहां तक मुझे ये लगता है कि ये कॉन्सेप्ट समझने में आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। अब देखिए मैं एक टेबुलर फॉर्म बना रहा हूं, ठीक है। G1S CDK और SCDK, और यहां पर मैं टाइम इंटरवल ले रहा हूं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, और यहां मैं डेटा डाल रहा हूं इनका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। 100, 80, 60, 30, 10 ऐसे, और CDK का 5, 15, 60, 70, 90 ऐसे मैं ऐसा कॉन्सेंट्रेशन दिखा रहा हूं, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। अब आप बताएं कि ये डेटा क्या बताता है, सेल किस फेज से किस फेज की ओर जा रहा है।
बताइए क्या आपका आंसर है? सेल किस फेज से किस फेज में एंटर कर रहा है? तो हम लोग देख, एन फेज से एस फेज में। बिल्कुल सही है कि जीवन जो है उसका कंसंट्रेशन घट रहा है। 100 हो गया, 80 हो गया, 60 हो गया, 10 हो गया, मतलब ये डाउनफॉल में है। लेकिन एससीडीके जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, 5, 15, 60, 70। हम बोल रहे हैं एससीडीके, इसका मतलब है सेल जो है वो जीवन से एस फेज में जा रहा है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है ये तो मुझे लगता है कि आपको भली भांति समझ में आ गया है। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये बनना बिगड़ना कैसे होता है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स। अभी नाम नहीं दे रहे हैं, कोई भी हो सकता है। कोई भी साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स जो है उसका सिंथेसिस का फॉर्मेट एकदम क्लियर है। वह क्या है कि डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, हम सब ये जानते हैं। और ये प्रोटीन जो है वो है साइक्लिन सीडीके, साइक्लिन्स एंड सीडीकेस। तो ये नॉर्मल एक प्रोसेस है। और डीएनए को क्या मिलेगा? डीएनए को मिलेगा स्टिमुलस, या हम स्टिमुलस की जगह पर सिग्नल बोल दें तो और अच्छा होगा। डीएनए को मिलता है सिग्नल, और तब उस सिग्नल के कोरिस्पॉन्डेंस में डीएनए क्या करता है? एमआरएनए बनाता है। इस सिग्नल को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जैसे ही ये सिग्नल डीएनए से जुड़ेगा, डीएनए पर एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन कहने का मतलब साफ है, यह सिग्नल जो है यह ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के रूप में रहता है, जो डीएनए को स्टिमुलेट करता है। और डीएनए जैसे स्टिमुलेट हो जाएगा, डीएनए जैसे स्टिमुलेट होगा, देखिए तो मैंने रेड कर दिया, मतलब डीएनए एकदम स्टिमुलेट हो गया है, वैसे ही डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करना शुरू कर देता है। और इसीलिए इस फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। एंड देन ऑन वो एमआरएनए बनाएगा, फिर यहां हो जाएगा ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन होकर यह प्रोटीन्स का सिंथेसिस करेगा, जिसमें साइक्लिन, सीडीके ये सब बनेगा। एक नॉर्मल प्रोसेस है सिंथेसिस का। अब आता है कि डिग्रेडेशन कैसे हो। सवाल हुआ कि बनना तो हम समझ गए, अब है डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन एंड सीडीके, साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स। जब काम खत्म तो यहां पर नहीं रहना है, क्योंकि सेल कभी भी पसंद नहीं करता है गार्बेज को रखने के लिए। सेल हमेशा चाहता है वह चीजों को आराम से खत्म करते रहे। अब मान लो कि हम दिखाएं कि ये एक साइक्लिन है, ठीक है, दिस इज अ साइक्लिन, और अब इस साइक्लिन का काम नहीं है, काम नहीं है, मतलब साइक्लिन ने अपना काम कर लिया। अब इस साइक्लिन के पास दो उपाय हैं डिग्रेड होने का। पहला प्रोसेस है थ्रू डाइजेशन, है ना। कोई मान लो कि प्रोटीएज एंजाइम है, वो प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, वह इस साइक्लिन को डाइजेस्ट करके अमाइनो एसिड्स में बदल दे। पहला काम ये है। दूसरा तरीका जो है वह कहता है कि इस डाइजेशन करना हमेशा बहुत मुश्किल काम है, तो हम इसको एक दूसरे मेथड से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और वो होता है यूबी क्विटिन डिपेंडेंट डिग्रेडेशन। यूबिक्विटिन डिपेंडेंट डिग्रेडेशन, जैसा कि आप देख रहे होंगे यूबिक्विटिन के अंत में क्या है? इन है, अर्थात यह एक प्रोटीन है। तो यूबिक्विटिन डिपेंडेंट डिग्रेडेशन के बारे में हम लोग को देखना और समझना पड़ेगा, यूबिक्विटिन डिपेंडेंट डिग्रेडेशन कैसे काम करता है। अब यूबिक्विटिन डिपेंडेंट डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, तो थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे समझेंगे यूबिक्विटिन क्या है। यूबिक्विटिन एक
अ प्रोटीन, यूबिक्विटीन्स हम लिख देते हैं, क्लास ऑफ प्रोटीन्स, एक प्रोटीन्स का क्लास है। ठीक है, तो पहला चीज तो ये समझ में आ गया कि यह एक परिवार है जो प्रोटीन्स से बना हुआ है। अब जो अगला मुद्दा आता है इसमें वह यह आता है कि यह यूबिक्विटिन का काम क्या है ना, आखिर इस के बनने के पीछे क्या मकसद है, कुछ तो खास होगा इसमें, ऐसे तो नहीं हो जाता है। हम लोग कहते हैं हाँ ठीक है, यूबिक्विटिन जो है यह एक रेगुलेटरी प्रोटीन है, और रेगुलेटरी प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन का मतलब क्या होता है, जो जो किसी को ऑन ऑफ कर सकता है, किसी को ऑन या ऑफ कर सकता है। अब यहां पर ऑन ऑफ कर सकना का मतलब है यूबिक्विटिन सामान्यतः यहां पर ऑफ में पार्टिसिपेट किया था, किसी प्रोटीन को ऑफ करने पर। ठीक है, बहुत ही छोटा प्रोटीन होता है, स्मॉल प्रोटीन, और इसमें अबाउट 76 रेसिड्यूज होते हैं अमाइनो एसिड्स के, रेसिड्यूज ऑफ अमाइनो एसिड्स, मतलब बहुत छोटा ये रेसिड्यू इसका है। अब है कि ये यूबिक्विटिन करता क्या है, आपको तो हर तरह से चीजों को देखना पड़ेगा कि यूबिक्विटिन आखिर करता क्या है। तो हम लोग कहते हैं कि यूबिक्विटिन जो है इसका काम है ये जो प्रोटीन्स हैं उस प्रोटीन्स के मूवमेंट को देखना। ठीक है, और ये बेसिकली जैसे मैंने ऑन ऑफ कहा, डिफेक्टिव प्रोटीन्स को डिस्ट्रक्ट करता है। तो इनका अगर हम काम देखें तो ये क्या काम करते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ डिफेक्टिव प्रोटीन्स इन द सेल, प्रोटीन्स इन द सेल, यह सेल के अंदर उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, मतलब ये प्रोटीन डिग्रेडेशन का काम करता है। इसका बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है, क्यों ये अगर मतलब ऐसे डिस्ट्रक्शन करेगा तो क्यों करेगा, तो इट कंट्रोल्स द प्रोटीन लोड, प्रोटीन लोड इन द सेल, क्योंकि प्रोटीन का काम नहीं है सेल में। अभी मैंने क्या कहा कि ये साइक्लिन है और ये साइक्लिन का काम अब नहीं है, तो क्या इसको सेल में अनावश्यक रहना चाहिए, हाँ या ना? नो सर, नहीं, क्योंकि अगर यह सेल में रहेगा तो रिजल्ट क्या होगा, सेल में एक्स्ट्रा बर्डन रहेगा, भाई हमको जरूरत, बिना जरूरत का चीज भी हम रखे हुए हैं, तो उस ये बहुत जरूरी है कि उस वक्त इसको वहां से हटाएं। उसको अगर वहां से नहीं हटाएंगे तो फिर रिजल्ट क्या होगा, सेल में ये जमा होता चला जाएगा। बेमतलब का चीज अगर जमा होना शुरू हो जाए सेल में, उस सेल का तो समझो कि बंटाधार लिखा ही हुआ है, वह सेल तो गया ही गया समझो। तो एक इस प्रकार से चीजों को हम लोग को समझने का मौका मिलता है जब हम लोग यूबिक्विटिन को देखते हैं। तो पहला चीज एक समझ में आ गया कि यूबिक्विटिन जो है एक ऐसा प्रोटीन है जो सेल में उन प्रोटीन्स को हटाने में मदद करता है जो जरूरत का नहीं है, डिस्ट्रक्टिव मतलब जो डिफेक्टिव है या अनवांटेड है। अब सोचिए ये साइक्लिन है, ठीक है, अब ये साइक्लिन वो है जो अब डिफेक्टिव है, हमको नहीं चाहिए, डिफेक्टिव है। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ यूबिक्विटिन होते हैं, ऐसे करके मैंने ये ग्रीन कलर का यूबिक्विटिन बनाया, छोटे छोटे होते हैं इसलिए हमने इसका छोटा डायग्राम, 76 रेसिड्यूज, ये यूबिक्विटिन्स है। ठीक है, ये यूबिक्विटिन्स जो है वह इस साइक्लिन पर स्पेसिफिक जगह पर, ऐसा नहीं कि सभी जगह पर, जिस जगह पर इसको जुड़ना है, मान लो हमने यहाँ ग्रीन किया, यही वो यूबिक्विटिन बाइंडिंग डोमेन है। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं,
यूबिक्विटिन बाइंडिंग डोमेन। ये फिक्स है कि कहां जुड़ेगा, है ना। जैसे हमारे लिए जीवन और मृत्यु का हिसाब हमारे पास ही लिखा हुआ है, उसी तरह से इसका भी लिखा हुआ रहता है। अब रिजल्ट क्या होता है, एक एंजाइम है जिसका नाम है यूबिक्विटिन लाइगेज। ये लाइगेज है, इसका मतलब ये जोड़ेगा चीजों को, जिसका नतीजा क्या होगा, इस साइक्लिन में ये जो यूबिक्विटिन है यह अपने बाइंडिंग डोमेन पर आकर जुड़ गया। देखो इस प्रकार से ये जुड़ गया, और इसकी श्रृंखला होती है। मान लो हमने यहां 2 यूज किया है, ये ज्यादा भी हो सकता है। इस प्रकार से यह यूबिक्विटिन क्या हो गया, यहां पर जुड़ गया। अब जैसे ही यूबिक्विटिन यहां पर जुड़ता है, वैसे ही अब इस प्रोटीन के बारे में सेल को क्या समझ में आता है, इस प्रोटीन का अब है काम तमाम। अब इस प्रोटीन का काम तमाम है, ठीक है। अब जैसे यहाँ यूबिक्विटिन है, इसको हम लोग E1 कह रहे हैं, तो इसको हम लोग E2 कहेंगे। वे अप्लाई भी करेंगे तो और भी मजा आएगा। अब ये जो है ये बता रहा है सेल को कि हमको अब डिग्रेड करना है। तो ये हम कहते हैं रेडी टू बी डिग्रेडेड। अब ये तैयार हो गया है डिग्रेडेशन के लिए। क्यों तैयार हो गया है, क्योंकि इसमें यूबिक्विटिन जुड़ गया है। बिकॉज यूबिक्विटिन like E1 E2 binds to it, bind to it। इससे वो यूबिक्विटिन जो है जुड़ गया। जैसे यूबिक्विटिन जुड़ गया, ये सेंसिटिव हो गया किस काम के लिए, डिग्रेडेशन के लिए। और अब इसका क्या होगा, अब इसका होगा डिग्रेडेशन, ठीक है। डिग्रेडेशन मतलब ये मॉलिक्यूलर एपोप्टोसिस की ओर बढ़ जाता है। मॉलिक्यूलर एपोप्टोसिस अर्थात कि यह मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर ये आगे और इस कंप्लीटली इसको तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के लिए इसमें प्रोटियाजोम्स का भी मदद लिया जाता है, और मतलब जैसे कि प्रोटीएज होता है उसी तरह के एंजाइम्स इसको तोड़ते हैं। तो ये जो है एक यूबिक्विटिन के काम करने का तरीका है। इस तरीका को हम लोग आगे अप्लाई करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। अब हम लोग एक बार फिर से सेल प्रोग्रेशन में आते हैं, और ये G1 फेज और ये S फेज, ठीक है। अभी यहां पर है G1 S CDK, ठीक है। ये G1 S CDK एकदम पीक पर है, और अब ये घटना शुरू होगा। घटना शुरू होगा मतलब क्या हो गया, G1 S CDK को या को नहीं करते हैं का यूबिक्विटाइलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, यू हो रहा है। एकदम सीधे देखो ऐसे, जब ये पीक पर था यहां पर, तो यहां पर 100 मॉलिक्यूल्स रहा होगा मान लो, और अब ये क्या हो रहा है, घट रहा है 90 80। तो घट क्यों रहा है, क्यों घट रहा है ये बताइए, क्योंकि इसका यूबिक्विटाइलेशन हो रहा है। अर्थात G1 S CDK जो है यहाँ पर अब तोड़ा जा रहा है। यदि हम ऐसे G1 CDK को बता रहे थे, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ बहुत सारा G1 S CDK था ना, बहुत सारा था, 100 मॉलिक्यूल्स था, एकदम बहुत था। अब ये क्या हो रहा है, अब ये ऐसे ऐसे फ्रैगमेंट्स में टूटते जा रहा है। अब ये टुकड़ों टुकड़ों में टूटते जा रहा है, और धीरे धीरे G1 S CDK घटते जा रहा है। तो यही जो है कॉन्सेप्ट है इसका यूबिक्विटाइलेशन का। आप जब भी इस साइकिल को पढ़ें तो आपके दिमाग में ये बात रहना चाहिए, जैसे कि मैं बता रहा हूं। देखिए एक बार सेल साइकिल के कौन से कंटेक्स्ट में देख लें, है ना, आपकी समझ एकदम दरो दुरुस्त हो जाएगी, ठीक है। ये G1 फेज है, ये S फेज है, ये G2 फेज है, और ये M फेज है। पूरा सही बना दे रहे हैं। ये हमने यहाँ गोल घेरा इसको, ठीक है, और ये हो गया, सब फेजेस तैयार हो गए। प्रोग्रेशन भी लिख दिए, तीर का निशान डाल देने से क्या होता है, प्रोग्रेशन पता चलता है कि किधर से किधर की मूवमेंट हो रहा है। अब हो गया। अब सोचो कि G1
एस फेज में कौन सा साइक्लिन एक्टिव है? हम लोग कहते हैं कि एस फेज में एस सीडीके एक्टिव है, मतलब कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें हम लोग साइक्लिन और सीडीके को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये जो है यह CDK2 है, ओके, और ये जो है वह है साइक्लिन ई। जैसे ही हम लिखेंगे हम सब समझ जाएंगे कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है SCDK। जैसे ही ये आगे बढ़ा एक सर्टेन टाइम के बाद, अब यहां पर जीवन के एंड में जा रहा है, अब ये सीरीज तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहां से अब क्या होना शुरू हो गया, किसका यूबिक्विटाइलेशन होना शुरू हो गया, अब यहां पर साइक्लिन ई जो है वो टूटना शुरू हो गया, है ना। यहां पर जो है वह CDK2 जो है वो टूटना अलग हो गया। ऐसे हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, यूबिक्विटाइलेशन ऑफ साइक्लिन ई एंड CDK2। इनका काम खत्म। अब यहां पर नया कौन बना, हम लोग कह रहे हैं नया बना यहां पर, वो है MCD। MCDK का मतलब क्या हो गया, तो हम लोग, अच्छा यहां पर तो ई नहीं ना होगा जी, ए होगा, हमारे दिमाग से भी निकल जाता, आप लोग भी गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ए होगा, हाँ साइक्लिन ए, ठीक है। अब यहाँ पर MCDK में क्या है, MCDK में साइक्लिन बी है एंड CDK1 है। अभी तो ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, साइकिल तो आगे बढ़ते रहता है। जैसे ही ये जीवन में जाने वाला होता है, बस ये भी क्या होते हैं, टुकड़े टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड डिग्रेडेड साइक्लिन बी एंड CDK1। यही जीवन चक्र है, यही जीवन चक्र है। और यहां पर कौन बना, जीवन SCDK बना, ठीक है ना। और फिर इसी प्रकार से ये काम होते रहता। अब जब S में आया, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, डिग्रेड कर गया, ठीक है ना, साइक्लिन D एंड CDK4 मान लो। यही चक्र चलते रहता है, इसी प्रकार से सेल में साइक्लिन्स बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। तो और समझते हैं। अब जो है ये साइक्लिन CDK का रिलेशन क्या है, साइक्लिन CDK रिलेशन, तो जैसा मैंने कहा साइक्लिन इज सबस्ट्रेट, साइक्लिन जो है वो सबस्ट्रेट एंड CDK इज एंजाइम, CDK जो है वो एंजाइम है। तो एकदम बड़ा एकदम भला चंगा कॉन्सेप्ट समझ में आता है, सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। यहां पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी होती है, यहां पर ATP भी जो है वह भी एक सबस्ट्रेट है, क्योंकि जब हम काइनेज यूज करेंगे तो हमको तो ATP भी एक सबस्ट्रेट रूप में देना पड़ेगा। सबस्ट्रेट 1 एंड सबस्ट्रेट 2 दिमाग में बैठ के चलना है। कभी भी जब भी हम लोग काइनेज यूज करेंगे, CDK का फुल फॉर्म क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। तो क्लियर कट आप समझें कि अगर ये काइनेज है, इसका मतलब है कि इसको ATP भी चाहिए। तो एक सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच का इस दोनों का संबंध है। कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क, तो आप देखिए ये हमने बनाया साइक्लिन का डायग्राम टू अंडरस्टैंड। अभी ये साइक्लिन क्या है, इनएक्टिव है। क्यों इनएक्टिव है, क्योंकि अभी इसमें एक्टिवेशन का थ्रो नहीं मिला। जैसे कोई सामान अंदर रहता है, किसी चीज के अंदर में पैक है, तो पैक्ड सामान को तो हम लोग नहीं यूज कर सकते, लेकिन जैसे ही उस सामान को हम लोग ओपन करेंगे, पैकिंग ओपन करेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा कि वो एक्टिव हो जाएगा। अब क्या है कि सामान्य प्रक्रिया में अब इसको एक्टिवेट अगर हमें करना है, हमें निश्चित रूप से इसमें CDK का संबंध होना चाहिए। अब देखिए एकदम लेमैन्स लैंग्वेज समझा रहे हैं। अब जो है यहां पर
ये एक CDK है, ठीक है, जो इसमें फिट बैठेगा। यह जो है वह CDK एंजाइम है, और यहां पर ATP हम ऊपर ही डाल देते हैं ATP को, ठीक है ना, और यहाँ ATP खर्च होगा, ADP निकलेगा। ATP में 3 फॉस्फेट होता है, उसमें से एक फॉस्फेट जो है वह इस पूरे प्रोसेस में आएगा। अब ये जो साइक्लिन है, इस साइक्लिन में कोई न कोई ऐसा जगह होगा जो हम लोग कहते हैं कि जहां पर फॉस्फेट बाइंड करेगा। अब देखिए इस जगह को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फॉस्फेट बाइंडिंग डोमेन और साइट भी कहते हैं। अर्थात ये जगह जो है यहां पर फॉस्फेट जुड़ सकता है, ठीक है। अब रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि जब एंजाइम इससे जुड़ा, एंजाइम इस साइक्लिन से जुड़ा, ऐसे, तो उसी वक्त क्या हुआ कि जो फॉस्फेट था ATP का फॉस्फेट, वो फॉस्फेट आके यहां पर बाइंड कर गया, और ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम क्या हो गया, ये जो साइक्लिन है जो अभी इनएक्टिव था, अब वो क्या हो गया, एक्टिव, वह सक्रिय हो गया, और वर्क डन, जो भी काम करने के लिए बना है उस काम को ये करेगा। तो बड़ा एक सामान्य सी जो बात है वह यही है, यहां पर एक एंजाइम है जिस एंजाइम का नाम है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, और इसकी कृपा से ये काम हो। यह चूंकि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसको खुलना भी हो सकता है। यदि खुलने की बात हो तो रिजल्ट क्या होगा, यहां से CDK हट जाएगा, जो ATP ने अपना ऊपर फॉस्फेट दिया था, अब ADP को वो फॉस्फेट लौटाने का टाइम आ गया, ADP को फॉस्फेट मिल गया तो वापस ATP हो गया, मतलब फॉस्फेट हट गया। और एंजाइम का नाम रहा यहां पर, एंजाइम का जो नाम है वह नाम है फॉस्फेटेज, तो एंजाइम का नाम पड़ा यहां पर फॉस्फेटेज। क्या नाम पड़ गया एंजाइम का, बोलिए। ऊपर का एंजाइम का नाम है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, यानी काइनेज है ये, और यदि वापसी कर रहा है देन द नेम ऑफ एंजाइम इज। यह एक काम करने का बेसिक तरीका, एक टिपिकल वे में हमने इसको आपको समझाया। अब क्या है, ये जो साइक्लिन है, हमने जो साइक्लिन बनाया, इस साइक्लिन में फॉस्फेट बाइंडिंग डोमेन हमने यहां पर दिखाया, ये फॉस्फेट बाइंडिंग डोमेन। तो दिस बाइंडिंग डोमेन may be one or more than one, may be one or more than one। पहला चीज तो ये समझ लेना है, एक ही नहीं होगा बल्कि एक से ज्यादा भी हो सकता है। मान लो एक यहां हो गया तो एक यहां हो गया, दो फॉस्फेट बाइंडिंग डोमेन हो गया। मतलब एज पर यूज उसका कैसे वो एक फॉस्फेट बाइंडिंग डोमेन से काम हो जाएगा तो बल्ले बल्ले है, अगर दो से काम होना है तो दो से होगा। तो पहला तो ये चीज समझना है कि एक से ज्यादा फॉस्फेट बॉन्डिंग डोमेन हो सकता है। अब कहते हैं क्या कि जो फॉस्फेट बाइंडिंग डोमेन है या साइट है, फॉस्फेट बाइंडिंग साइट, इस साइट पर कौन सा रेसिड्यूज अमाइनो एसिड्स का होगा। तो यहां पर टिपिकल जो अमाइनो एसिड रेसिड्यूज होता है वो या तो सेरीन होगा या थ्रियोनिन, या फिर दूसरा उपाय है टायरोसिन, ठीक है। अर्थात कि 3 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज का यहां पर रोल देखा सकता है। सेरीन एक कॉम्बिनेशन में ही रहते हैं, एक की जगह दूसरा रह सकता है, लेकिन टायरोसिन जो है इसको अलग से सोचना हो, मैं पहले बता दे रहा हूं, अलग से सोचना पड़ेगा।
तो इसको हम नॉर्मल ट्रेंड की तरह नहीं कह सकते। अब जब मान लो कि ये एक साइक्लिन है और यहां पर एक फॉस्फेट बॉन्डिंग डोमेन है, यहां पर सेरीन है, सेरीन का जो साइड चेन होता है उस पर OH होता है। अगर सेरीन को देखोगे तो सेरीन कैसा दिखता है? यह है सेरीन का स्ट्रक्चर, CH2OH। इसी तरह से यहां बेंड कर दिया गया, इसका मतलब हो गया CH2 और OH। तो ये जो है यहां पर डोमेन है, और जब इसको एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलता है, जो किसने दिया? इस ATP ने दिया, ठीक है। जो रिएक्शन होगा जहां पर सिर्फ वहीं पर OH होगा, बाकी सब चार्ज होगा। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया फॉस्फेट के न्यूक्लियस पर, रिजल्ट आप सबको समझ में आता ही है। एक वाटर मॉलिक्यूल जो है यहां से टूटकर बाहर हो गया, ये H और ये OH टूटकर बाहर हो गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, और ये जो ऑक्सीजन है इसने किसको बाइंड कर लिया अपने साथ? फॉस्फेट को। मैंने बहुत दूर बाइंड कर दिया, मैं इसको थोड़ा सा नजदीक ले आता हूं ताकि आपको और भी सहूलियत हो, नहीं तो विद्यार्थी कोमल हृदय का रहता है, वह दूर ही समझने लगता है। ओके, इस प्रकार से यह फॉस्फेट, या तो अब जो है साइक्लिन जो है, साइक्लिन इज phosphorylated at स्पेसिफिक, मतलब ऐसा किसी भी से नहीं, स्पेसिफिक सेरीन रेसिड्यू। मतलब इस रेसिड्यू का नाम होगा, मान लो कि अगर ये 45वां नंबर का सेरीन है तो 45वें नंबर पर ही जुड़ेगा। मान लो कि यहाँ पर 50 नंबर पर एक और सेरीन है, अगर इससे ये फॉस्फेट जुड़ गया तो इसका मतलब कुछ और हो जाएगा, इसलिए ये इससे नहीं जुड़ेगा। ये अपने जो बनाया हुआ जगह है उसी जगह पर ये जाकर जुड़ना है इसको, कोई उपाय इसके पास नहीं है। इट हैज टू वर्क अकॉर्डिंग टू द रूल। तो मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक है वह इसी साइक्लिन सीडीके एक्टिविटीज पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आप समझें कि आपको बहुत